हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग CGL 2022 है ना, जो हमारा प्री का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आए थे वो हम सोल्व कर रहे हैं। हम लोग ना 4 सेट सोल्व कर चुके हैं और आपको पता है तो मैं अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो, एग्जाम जो है ना 1 दिसंबर को शुरू हुआ था, 1 दिसंबर 2022। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को एग्जाम शुरू हुआ था और ये 10 डेज एग्जाम हुआ था। और पर डे जो है ना, पर डे मतलब एक दिन में 4 शिफ्ट्स होती थी, है ना। एक शिफ्ट में एक ही पेपर होता है ऑफ कोर्स, और एक शिफ्ट में जो पेपर होता था उसमें 4 पोर्शन होते हैं। आपको पता है CGL में इंग्लिश आती है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, GK आता है। तो जो हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में। ठीक है, वो हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। तो हम लोग ना अभी तक हम लोग 4 सेट सोल्व कर चुके हैं और आज हमारा 5th सेट है। ठीक है, और ये वाला जो सेट है ये हुआ था 2 दिसंबर को। ठीक है, क्योंकि 1 दिसंबर को एग्जाम शुरू हुआ तो एक दिन में 4 सेट थे, तो 4 हम सोल्व कर चुके हैं, यानी 1 दिसंबर के जो भी चारों सेट थे वो हम सोल्व कर चुके हैं। आज जो हमारा ये 5 दिसंबर वाला है, 5 दिसंबर में जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी वो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है, पेन ले लेता हूँ, सिलेक्ट द पेन। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, इसके लिए हम एक सिंगल वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं जो ये पूरा मीनिंग लिखा हुआ है उसको कन्वे कर दे। भाई मीनिंग क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में जो प्लांट है, उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट है उनको हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हमें वर्ड बनाना है। ठीक है, बताना है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं इसके लिए वर्ड होता है फ्लोरा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। फ्लोरा का मतलब होता है यही जो लिखा हुआ है, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, फ्लिंच, फ्लिंच का मतलब होता है अचानक से, सडनली बैकवर्ड हो जाना, पीछे हट जाना। ठीक है, फूना का मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, जैसे प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं फ्लोरा, वैसे एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, फूना। ये भी ध्यान रख लेना, ये अच्छा वर्ड है। ठीक है, फ्लोटसम का मतलब देखो, फ्लोट का मतलब आपको पता होगा, है ना, FLOAT वाला, FLOAT। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना पानी में, है ना। फ्लोटसम का मतलब होता है तैरता हुआ मलबा। मान लो कोई शिप है वो डूब गई, उसमें कुछ ऐसा सामान था जो डूब नहीं सकता, तो उसका जो मलबा है ना जो तैर रहा है उसको बोलते हैं फ्लोटसम। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें ये जो अंडरलाइन है, ही सो द पिक्चर, ही सो द पिक्चर, इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब्बू सेड, अब्बू ने कहा, दैट, क्या कहा, ही शो द पिक्चर। अब देखो ये जो हमारी सेंटेंस लिखा हुआ है ना, अगर आपको ध्यान है, आपने नरेशन पढ़े होंगे, है ना। नरेशन बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान आते हैं और बहुत स्कोरिंग होते हैं, गलत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया हुआ है, उसके जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से देखे पढ़ भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो नरेशन में क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो अगर हमारा ये जो वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब,
अगर पास्ट में होती है ना, तो जो हमारा स्पीच होता है ना, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा में ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, उसका टेंस चेंज हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। उसका टेंस जब चेंज होता है ना, तो क्या होता है कि अगर वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, या प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो वो पास्ट के रिस्पेक्टिव में चला जाता है। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा, समझ रहे हो। बट अगर ये जो हमारा स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर पास्ट में ही हो, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो क्या हो जाता है, पास्ट का परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से आप समझना, क्या समझना, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ही सो, तो कहने का मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो या तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट या यहाँ पास्ट परफेक्ट, दो ही सूट करेगा। अब देखो, हैज सीन गलत हो गया, विल हैव सीन फ्यूचर का गलत हो गया, वुड हैव सीन गलत हो गया, ये देखो ही हैड सीन, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ आई। तो इसको अगर रिप्लेस करना हो तो पास्ट परफेक्ट से रिप्लेस करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आगे, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है वो हमें बताना है, ठीक है। टेक्सचर, टेक्सचर की स्पेलिंग सही है, TEXTURE, TEXTURE यही होती है। टेक्सचर का मतलब होता है जब आप किसी को टच करते हैं ना, तो उसकी जो फील होती है उसको बोलते हैं। अगर आप दुकान में जाके कपड़ा खरीदते हैं, बोलते हैं इसका टेक्सचर अच्छा नहीं है ना, वही होता है, ठीक है। स्लेज, देखो स्लेज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, स्लेज की स्पेलिंग होती है SLEDG, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। सेवरी, सेवरी का मीनिंग बता देता हूँ मैं। सेवरी का मीनिंग होता है जो खाने के लिए यूज होते हैं ना सामान, उनमें उनमें वो सामान जो नमकीन हो, है ना, उसको हम सेवरी बोलते हैं। जैसे भुजिया है, चिप्स है, ये सब जनरली क्या होते हैं, नमकीन होते हैं, तो इसको सेवरी बोलते हैं, ठीक है। टेम्पर का मतलब आपको पता होगा, किसी के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब सबूत के साथ छेड़छाड़ कर दी, टेम्पर कर दिया, या फिर पेन है उसको टेम्पर कर दिया, मतलब कहीं से खरोंच लगा दी, उसको बोलते हैं टेम्पर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखो, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब, एडवर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया, वो वर्ड है ये ओबियस, ठीक है। इस ओबियस के लिए हमें एडवर्ब लिखनी है। अब बात समझना, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, हमेशा नहीं लागू होता, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई नाउन लिखा है उसमें ly लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। हमेशा, फिर मैं बता रहा हूं कि हमेशा नहीं होता, ज्यादातर में ऐसा होता है। अगर कोई एडजेक्टिव लिखा है और उसमें ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाती है, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। और मैं फिर उसे बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ कि ये हर वर्ड में नहीं होता। जैसे मैं गुड एडजेक्टिव लिखा हुआ है, अगर इसमें ly लगा दूं तो क्या बन गया, गुडली, तो क्या एडजेक्टिव बन गया, नहीं। तो हमेशा नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादातर में होता है। तो ओबियस जो है ना, इसके लिए हमें एडवर्ब लिखनी है, तो ओबियस के लिए एडवर्ब होती है ओबियसली, ये लिखा हुआ ओबियसली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो हमारा गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये वाला, इसके लिए एक वर्ड बताना है ना, वन वर्ड। वही बात आपको पता होगी, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं इसको, कि एक पूरी लाइन सी लिखी हुई है, उसके लिए हमें एक वर्ड बताना है जो वो पूरा मीनिंग करने करते हैं, ठीक है। ए शॉर्टेंड वर्जन ऑफ ए लार्जर वर्क, एक बहुत बड़ा काम है ना, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं छोटे से, मतलब बात पूरी की पूरी कन्वे हो जाए बट उसका छोटा वर्जन, ठीक है। देखो समरी, समरी का मतलब होता है किसी कहानी, स्टोरी, उसका शॉर्ट वर्जन, उसकी शॉर्ट में सुना देना। जैसे रामायण है, मान लो बहुत बड़ी कहानी है, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो उस रामायण में अगर आप पूरी सुनाओगे ना तो कई दिन लगेंगे, बट अगर आपको उसमें से शॉर्ट वर्जन सुना देते हो कि एक राजा था दशरथ, बहुत सारे कैरेक्टर आपने गायब कर दिए,
उनके 3 पुत्र थे, राम, एक का नाम राम था, उनको वनवास मिला। अब कैसे मिला, क्यों मिला, इसके पीछे की कहानी वो सब निपटा दिया आपने। तो उसका जो शॉर्ट वर्जन होता है उसको बोलते हैं समरी। ठीक है। प्रेसी, प्रेसी का मतलब होता है किसी पैसेज, पैसेज का शॉर्ट रूप। ठीक है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स तो आप पहनते होंगे घर पे, जो निक्कर होती है ना उसको बोलते हैं शॉर्ट्स, जो आधे पैरों तक आती है आपके, है ना, ये वाली। देखो कितना अच्छा सा मैंने बनाया, आप समझ भी गए हो, है ना। इसको बोलते हैं शॉर्ट्स। ठीक है। बाकी आजकल यूट्यूब भी आप देखते होंगे, 1 मिनट का 15 सेकंड का शॉर्ट्स बहुत चल रहे हैं। एब्रिजमेंट। ठीक है। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट का मतलब होता है यही जो आपका मीनिंग पूछा गया है, क्या, किसी भी चीज का शॉर्ट वर्जन, संक्षिप्त, हिंदी में जिसको बोलते हैं ना संक्षिप्त, जो भी स्पेलिंग होती है लिख लेना, इसको बोलते हैं। अब देखो मीनिंग सबका सेम है पर एग्जैक्ट सेम नहीं है। ये एक पर्टिकुलर टाइप के लिए होती है, ये एक पर्टिकुलर टाइप के लिए होती है, और ये सब के लिए होती है। तो हमें पूछा है किसी भी काम का छोटा वर्जन, तो उसको बोलते हैं एब्रिजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन। ये जो एक फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, यहाँ पे एक ब्लैंक दिया, उसके लिए आपको एक वर्ड चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए। आई वॉज रनिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। सो आई ओनली हैड टाइम फॉर ए डैश शावर, मेरे पास टाइम तो है नहीं तो मैं जल्दी से शावर लूँ, ऐसा काम करके जाना है। तो आई ओनली हैड ए टाइम फॉर ए क्विक शावर। ठीक है। तो क्विक हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव बताना है इसका, इसका मतलब ये पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक है। अब एक बात देखना, पैसिव में लिखा हो तो ये देखो बाय माय फादर, कहने का मतलब जब ये एक्टिव में था ना तो माय फादर सब्जेक्ट हुआ होगा, तो देख लो सब में माय फादर सब्जेक्ट लिखा। अब आ जाते हैं वर्ब। यहाँ पे मॉडल का यूज हुआ है कैन का। एक बात ध्यान रखना, मॉडल का जब भी कभी आप वॉइस बदलो, कैन हो, वुड हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, विल हो, और भी जो भी होते हैं ना, तो जब भी आपका इसका वॉइस बदलते हैं ना, ध्यान रखना मॉडल कभी भी चेंज नहीं होता, यही रहता है। बस पैसिव बनाएंगे तो उसके साथ बी की फॉर्म लग जाती है, और मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है तो बी लगेगी। अब देखो कैन के बाद बी ही लगा हुआ है। ठीक है। तो जब एक्टिव रहा होगा तब भी ये कैन ही होगा। अब देखो यहाँ पे कैन हटा दिया, यहाँ कुड लिख दिया, यहाँ हैव नॉट लिख दिया, एक ही जगह कैन लिखा, इतना आसान। मॉडल का तो इतना आसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। ठीक है। गिवन सेंटेंस, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट लिखा है इसकी डायरेक्ट बतानी है। अब देखो, श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड persuaded his sister। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो देखोगे ना तो सब में सेम लिखी हुई, तो यहाँ आस्क लिख दी तो ये गलत हो गया। अगर ये वर्ब आस्क होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, फर्स्ट फॉर्म होती, या फिर सिंगुलर फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म 2 होती है, सिंगुलर या प्लूरल जो भी है, तो आगे वाला आस्क का आस्क होता भी नहीं, चेंज ही नहीं होता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है। अब ये सेम है तो हमें पकड़ना इधर से पड़ेगा। बाकी अगर आपने वॉइस नहीं पढ़ा है तो आप, सॉरी नरेशन नहीं पढ़ा, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके पढ़ ले। ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है आई हैड, आई हैड, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट, है ना। पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, इसका मतलब ये पहले क्या रहा होगा, पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा ना, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में होता है। अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट में रहा होगा और यहाँ पे देख रहे हो आप आस्क्ड लिखा हुआ, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहा होगा, और आप देख पा रहे हैं तो सारे के सारे इंटेरोगेटिव हैं, क्वेश्चन वाले हैं, है ना, क्वेश्चन वाले सेंटेंस है सारे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट में इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे तो आर नहीं आएगा, ये डिड आ रखा है, ये डिड आ रखा है, दोनों में डिड आ रखा है। अब एक बात और समझना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ध्यान से समझना,
चाहे कोई मॉडल हो, ठीक है, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, जब भी इसके बाद वर्ब लगाओ तो वर्ब की बेस फॉर्म लगाओ, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। ये रही बेस फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये हाँ, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को भरने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढना है। द इंटरव्यूज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर लेफ्ट टू डैश ब्लैंक इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। जो इंटरव्यू देने आए थे ना, उनका पेशेंस जा रहा था, वो इम्पेशेंट हो रहे। इम्पेशेंट मतलब बैठे बैठे थक गए थे, परेशान हो गए कि हम अब और नहीं बैठ सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको इंटरव्यू रूम जो था उसमें छोड़ दिया गया था, वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम में वेट करने के लिए कई घंटों तक छोड़ दिया गया था। अब आपको यहाँ पे मीनिंग ढूंढना है कि क्या आएगा, ठीक है। उनको छोड़ दिया गया था वेट करने के लिए, तो जो वेट का मीनिंग होता है ना, टू वेट, उसका जो फ्रेज होती है उसको बोलते हैं कूल देयर हिल्स। कूल देयर हिल्स मतलब, हिल का मतलब एड़ी होता है, बस आराम से बैठ जाओ। चलते चलते एड़ियाँ थक जाती हैं, पैर दुखने लगते हैं ना, तो उसको कूल डाउन कर लो, ठंडा कर लो, आराम कर लो। तो अब आराम भी हराम होता है। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको किसी काम इंटरव्यू के लिए बुलाया और आपको बिठाए रखा है, बिठाए रखा है, बिठाए रखा है, बैठे बैठे आप थकेंगे नहीं क्या? आपका पेशेंस लेवल चला जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा कूल देयर हिल्स। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identified the segment that contains a grammatical error. एक ग्रामर का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके 4 पार्ट कर दिए गए हैं। देखो ये लगा रखे हैं, 1 2 3 और एक ये चौथा पार्ट, ठीक है। 4 पार्ट कर दिए गए। आपको पूछा गया है इनमें से जिस पार्ट में एरर है, जिस पार्ट में गलती है, उसको ढूंढना है, ठीक है। वन कैन नेवर इमेजिन, एक कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता। यहाँ पे वन देखो प्रोनाउन होता है और ये इन जनरल पर्सन के लिए यूज होता है। ये इसका मतलब है आप भी, मैं भी, सब लोग, ठीक है। हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो देयर इन पर्सन। दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है ये तब तक नहीं बता सकता कोई भी जब तक वो दिल्ली में जाके ना देखे। बात समझ आई? अब देखो अनलेस लिखा है, अनलेस के बाद नोट का यूज, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो है इतना सा, बाकी आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल पे जाइए, बहुत सारे वीडियोस पढ़ें, आप डिटेल में पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना एसएससी सीजीएल का, तो उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रामेटिकल एरर, अनलेस वाला पार्ट, ये रहा, ठीक है। अनलेस के बाद नोट नहीं लगाना, डजंट मत लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबाइल। मोबाइल का एंटोनिम ढूंढना है। अब आपको क्या पता है, मैं आपसे पूछूंगी मोबाइल का मीनिंग बता दो क्या, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं जो हमारे पास फ़ोन होता है वो। मोबाइल का मतलब होता है कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव की जा सके, है ना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक जगह से दूसरी जगह मूवेबल हो, जो चल रहा हो, जो आसानी से चलता हो, ठीक है। अब मोबाइल अपने फ़ोन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ईजी है, पॉकेट में रखो और जहाँ जाना है चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसी के लिए इसको मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। जो घर पे लैंडलाइन होती थी, वायर से कनेक्टेड होती थी, वो मोबाइल नहीं कहलाती, क्योंकि वो उसको मूव नहीं कर सकते ना, वो एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में काम करती है, उसके बाहर नहीं करती। तो मोबाइल का मतलब हो गया इजिली मूवेबल। अब इसका पूछ रहा है एंटोनिम। अब देखो, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मतलब एक जगह खड़ा हो गया इसका एंटोनिम, बस इतना सा मीनिंग था। इंटरेस्टिंग, इनसाइड, ये सब अलग वर्ड, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम पूछा, सेम मीनिंग। एक्सल्टेशन, अब एक्सल्टेशन का मीनिंग आपको अगर पता है तो आपको एंटोनिम पता होगा, नहीं पता तो एंटोनिम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्सल्टेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई खुशी होती है ना, उसको बोलते हैं। और इसका सिनोनिम होता है एस्केटेसी, ठीक है, एस्टेसी, ठीक है। इसका ये अगर कोई एंटोनिम पूछा होता ना तो इसका ये हो जाता डिजेक्शन। डिजेक्शन का मतलब सैड, ठीक है। सेटिस्फेक्शन,
एलोब्रेशन ये आपको पता ही होगा, सेटिस्फेक्शन मतलब कोई ऐसा काम करके जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, है ना। इलेबोरेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना, है ना, डिटेल में। द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस। देखो कुछ भी पढ़ लो इसको, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। PQRS कहने का मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मतलब एक पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ के 4 सेंटेंसेस थे, और ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। अब इन्होंने क्या किया कि इनको जम्बल्ड कर दिया, पहले को कहीं और डाल दिया, दूसरे को कहीं नंबर बदल दिए, और उनके आगे लिख दिया PQRS, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि जो पहले जो सेंटेंस जो पैराग्राफ था उसका बताओ, जो पैसेज था उसका सही क्या था, जो सबसे पहले आया सबसे बाद में आया, ठीक है। देखो, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज द रिवर झेलम। जो वुलर लेक है ना उसके पानी का सोर्स है झेलम नदी है। वुलर लेक में पानी कहाँ से आता है? झेलम से आता है, ये इस सेंटेंस में लिखा गया। तो ये सबसे पहले हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं हो सकता ना, वो तब होता जब कहीं लिख दिया होता दिस लेक, दैट लेक, दिस ही, प्रोनाउन, ऐसे वर्ड लिख दिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सबसे पहले नहीं आ सकता, ठीक है। सेकंड, वुलर लेक इज ऑल्सो सेट टू, मतलब ये भी सेकंड मतलब फर्स्ट हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो थर्ड आर लिखा हुआ है दिस लेक। अब दिस लेक जब भी यूज करेंगे तो उससे पहले कहीं ना कहीं लेक का नाम लिखा होगा, तो ये सबसे पहले नहीं हो सकता। दिस आइसलैंड, इस ये भी सबसे पहले नहीं होगा, उस आइसलैंड का नाम लिखा होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब दिस लेक, दिस आइलैंड, ये दोनों नहीं होंगे। आइलैंड अगर लिखा हुआ है तो उस आइलैंड का नाम मेंशन होगा, वो सेंटेंस पहले आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आर और एस से अगर शुरुआत हो रही है तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे आर से शुरुआत हो रही है तो ये गलत हो गया, बाकी में क्यू और पी से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम। पी से अगर शुरुआत करें तो पी के बाद क्या आना चाहिए? दिस लेक, देख रहे हो, वुलर लेक, इस वुलर लेक के लिए आ गया दिस लेक, मतलब पी के बाद आर, ये फिक्स हो। पी के बाद आर, अगर पी के बाद आर कहीं आ रहा है, देखो पी के बाद क्यू आ रहा है, गलत। क्यू पी के बाद कुछ नहीं आ रहा है, गलत। पी के बाद आ रही है, ये हमारा आंसर है। बस इतना सारा, आपको जरूरी नहीं है कि 4 के 4 सेंटेंस पढ़ो, उनको पूरे को PQRS में पूरे को अरेंज करो। आपको एक जोड़ा मिल गया, और अगर वो कहीं और ऑप्शन में नहीं है तो वो भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका एंटोनिम बताना है। अपोज, अपोज का मतलब क्या होता है? विरोध करना, है ना। तो किसी को विरोध कर रहे हैं या फिर उसका अपोजिट होगा तो क्या होगा? उसको सपोर्ट करना, ठीक है, एनकरेज करना, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट, एंटोनिम पूछा था ना, एंटोनिम पूछा, ओके। फिर से एंटोनिम पूछा। एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन किसको किया गया? यहाँ पे क्लिक ऑन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये वर्ड था इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, इसको मान लेना, ये प्रिंट करते टाइम मतलब टाइप करते टाइम अंडरलाइन हो, ये थी अंडरलाइन, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इनडिसिप्लिन रोल इन द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन 21st सेंचुरी। 21वीं जो सदी चल रही है इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इंपॉर्टेंट, आवश्यक, जिसके बिना काम ना हो, ऐसा। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है वही इंपॉर्टेंट, है ना, नेसेसरी, ठीक है। तो इसका अपोजिट पूछा है। अब देखो सुपरफ्लोज, आप ना मीनिंग पढ़ते भी होंगे, आप सुपरफ्लोज नाम का एक छोटा सा चैप्टर भी कहीं कहीं जगह पढ़ाया जाता होगा कि जैसे कहीं रिटर्न लिख दिया तो रिटर्न बैक नहीं लिखते, है ना, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस जाना, तो बैक क्यों लिखने की जरूरत? तो ये सुपरफ्लोज में आता है ना। तो सुपरफ्लोज का मतलब होता है जो अनावश्यक हो, जिसकी जरूरत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न का मतलब ही होता है वापस जाना, तो बैक के वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, अनावश्यक है। तो यही उसका इसका एंटोनिम। नेक्स्ट, ए सेंटेंस हैज गिवन विद ए ब्लैंक, एक खाली
ब्लैंक के लिए साथ एक सेंटेंस दिया गया, टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है और वो वर्ड कहाँ है, यहाँ पे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। व्हेन देर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स, जब नेगेटिव और टॉक्सिक मतलब जहरीली थॉट्स होते हैं कहाँ, योर माइंड, तो यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, तो आप पॉजिटिवली नहीं सोच सकते, ठीक है। अब देखो, व्हेन देर आर नेगेटिव एंड टॉक्सिक थॉट्स योर माइंड, अब वो आपके माइंड को क्या करते हैं, देखो, प्लॉटिंग, शाउटिंग, क्लाउडिंग, अब ये क्लाउडिंग इसका आंसर हो गया। कहने का मतलब जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, तो वो क्लाउड का मतलब क्या है, एक परत बना लेते हैं कि आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती, आपको दूसरी साइड का देखने ही नहीं देते, ठीक है। बीच में क्लाउड आ गए, जैसे कभी कभी क्या होता है, सन होता है ना आसमान में और बीच में बादल आ जाते हैं, तो क्या होता है, हमें वो दूसरे साइड का देखने ही नहीं देते। तो यही क्या काम करता है, नेगेटिव थॉट्स और जो टॉक्सिक थॉट्स हैं वो क्लाउडिंग का काम करते हैं आपके माइंड, जो आपको पॉजिटिव देखने की परमिशन ही नहीं देते, आपको देखने ही नहीं देते, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ईडियम लिखा ब्रेक द आइस, ठीक है। ब्रेक द आइस का मीनिंग पता है तो आप सेंटेंस कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब आप किसी से मिलें तो फर्स्ट टाइम ही उसको अपने साथ कंफर्टेबल कर दें, उसको अच्छा इंप्रेशन दें, ठीक है। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील अनकंफर्टेबल, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम फील सैड, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर डिटेच, डिटेच का मतलब आपसे पहले ही मुश्किल से तो मिला है और फिर अगली बार मिलेगा ही नहीं, फिर और से डिटेच होगा, नहीं। मेक पीपल फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, ठीक है, ये। select the express, okay, select the option that express the given sentence in active voice, इसका एक्टिव वॉइस बताना है, बड़ा आसान सा क्या मैं, अब देखो बाई के बाद जो लिखा हुआ है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, ए फ्यू मैन, ए फ्यू मैन इसका सब्जेक्ट होना है, ए फ्यू मैन, ए फ्यू मैन, तो ये दो तो वैसे ही गलत हो गए। अब देखो वर्ब पे देख लेते हैं, वॉइस में मैंने आपको फिर बताया टेंस और मीनिंग दोनों कभी चेंज नहीं होते, तो देखो वाज बीइंग लिखा हुआ है, वाज बीइंग मतलब वाज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था। ए फ्यू मैन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, अब देखो भले ही ए फ्यू दिख रहा है बट ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है तो प्लूरल के साथ क्या आता है, वर आता है, ये रहा वर, यहाँ पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख दिया, आर गलत हो गया, ये आंसर, ठीक है, बड़ा आसान होता है। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो गलत स्पेलिंग है वो लिखना है। मन तो कर रहा है आपको ना ये SW दे देता हूँ, आपके घर का काम, क्योंकि वोकेब ऐसी चीज है आपको ना पढ़नी पड़ेगी, आपको लर्न खुद से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आप वोकेब का ऐसा तो है नहीं कहीं मिलेगा नहीं, आप गूगल में टाइप करो और आपको सारे वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, अगर कोई रूम लेके रहता है तो RW या रेंट वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये PQRS फिर से आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, एक सेंटेंस था उसको 5 पार्ट में तोड़ दिया गया, ठीक है, और उसको सही करके लिखना। एक बार वीडियो को पॉज करें और ये खुद से ट्राई जरूर करें, आंसर मैं बताऊंगा बट आप एक बार ट्राई करें, ठीक है। द कंटिन्यूड, ठीक है, ये इससे शुरुआत हो, ठीक है। मैं आपको पहले ही बताया था अगर PQRS आप सोल्व करते हैं ना तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव भी बहुत काम करता है, कभी कभी किस नाउन के साथ आया हो के लिए यूज हुआ होगा, है ना। पर ये जो जो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, कंजंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रोनाउन और प्रेपोजिशन बहुत काम करते हैं। अब इनमें अगर वो ऐसे वर्ड मिल जाए ना, क्योंकि जैसे अगर ही लिख दिया तो हम पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई नाउन लिखा हो गया उसके लिए तो यूज हुआ है ना। तो देखो, ओके, द ग्रोइंग सेल ऑफ स्नीकर्स, डोमिनेंस ऑफ द, okay, along with the pursuit of comfort has had a significant impact on, अब देखो यहाँ पे हमें एक preposition मिली on,
अब इसका मतलब है इस ऑन प्रेपोजिशन के बाद इसका आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, इस प्रेपोजिशन का इसका ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन ही करेंगे। अब देखो एस के बाद क्या आएगा, तो उसकी शुरुआत जो है ना वो नाउन से होनी चाहिए, ठीक है। ऑन द ग्रोइंग सेल्स, डोमिनेंस, अलोंग। अब बता दो ऑन के बाद क्या आएगा। अब देखो अगर आपको नहीं पता चले ना तो ध्यान रखना, नाउन अगर लिखा है ना तो अगर आर्टिकल कहीं यूज हुआ है, ये बहुत छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं, आर्टिकल का यूज ना नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए यूज होता है। अब देखो ये दा लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ कहीं नाउन है, तो एस के बाद आ जाएगा पी। अलोंग विथ तो आएगा नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई है ना, डोमिनेंस भी नहीं आएगा, तो एस के बाद पी, एस के बाद पी ढूंढ लो बस। एस के बाद आर है, एस के बाद क्यू है, एस के बाद कुछ नहीं है, एस के बाद पी, ये फोर्थ आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू एस पी आर। अगर इसके बाद भी आपको डाउट लगे तो एक बार पढ़ो क्यू को, फिर पढ़ो एस को, फिर पढ़ो पी को, फिर पढ़ो आर को, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी इतना टाइम होता नहीं है, आपको ना 25 क्वेश्चन करने होते हैं और टाइम होता है 15 मिनट, तो सोच के देखो, ठीक है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं, हर सेक्शन के लिए 15 मिनट होते हैं, तो मैथ्स के लिए तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो अगर 15 से कम में करोगे तो वो वाला टाइम मैथ्स को दे पाओगे, है ना। तो ये आज का हमारा सेट था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हैं क्लोज टेस्ट से। मैंने आपको पहले भी बताया क्लोज टेस्ट हम एक साथ करेंगे सारे के सारे, 2 2 3 3 4 4 जितने भी हो पाएंगे, सारे 40 क्लोज टेस्ट बचेंगे, उनको 5 7 वीडियोज में निपटा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं, इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें भी कमेंट करके बताएं जरूर कि हमें ये सीखने को मिला। और जो मैंने आपको एक काम दिया है घर के लिए, उसको जरूर कमेंट करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी CGL 2023 की तैयारी कर रहा है उसको बताएं कि आपके जो 22 का है ना, जो भी एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसमें जो पेपर आया था वो सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल जरूर रखें, अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें। बाय।